मित्रों, दर्शकों, आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था में ही भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की उपस्थिति व भूमिका का विश्लेषण करूंगा। मैं इस टॉपिक पर काम करने के पहले धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण के पक्ष को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सांप्रदायिकता भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मार्ग में बाधक है। समाज और राष्ट्र निर्माण में, सरकार निर्माण में, राज्य निर्माण में बाधक है। यह सांप्रदायिकता संकीर्ण भावना का परिचायक है। जब हम धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव करते हैं, धर्म का मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में गलत प्रयोग करते हैं, लाभ लेने और देने के संदर्भ में जब धार्मिक नियमों का परिप्रेक्ष्य करते हैं, अथवा राजनीति में जब धर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इसे सांप्रदायिकता कहा जाएगा। धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता के विपरीत और सकारात्मक अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता न केवल राज्य बल्कि प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है। धर्मनिरपेक्षता एक दर्शन, एक सोच है जो धार्मिक मूल्यों से अधिक, धार्मिक मान्यताओं और आचरण से अधिक मानवीय मूल्यों की वकालत करती है। धर्मनिरपेक्षता राज्य के संदर्भ में यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति से यह मांग करता है कि व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होकर अपने राजनीतिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करे और सभी धर्मों को समान समझे। इस प्रकार की जो धारणा है उसे हम धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म को पंथ निरपेक्षता या सेक्शनिज्म कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों संबंधित है। थोड़ी सी अंतर यह है कि पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता से 2 कदम आगे की धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का आशय यह भी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और पंथ निरपेक्षता जो अधिकाधिक धर्मनिरपेक्ष है उसका मानना है कि न केवल हर धर्मों के बीच विभेद प्रतिषेध है, बल्कि धर्म के अंदर जो फिरका या गुट है, शिया, सुन्नी, अहमदिया या अन्य प्रकार के, उनके बीच भी विभेद नहीं होनी चाहिए। उनके बीच भी किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। वह पंथ निरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता लगभग एक ही चीज है, और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी जब 42वां संविधान संशोधन द्वारा रखा गया तो हिंदी में पंथ निरपेक्ष शब्द लिख दिया गया, जबकि अंग्रेजी में उसके लिए सेकुलर शब्द लिख दिया गया। स्पष्ट है कि है। तुष्टीकरण, सांप्रदायिकता का रूप जो है वह तुष्टीकरण है। जब हम राजनीतिक स्वार्थ और लाभ में किसी धर्म विशेष को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, या लाभ में किसी दूसरे धर्म विशेष का यदि हम विरोध करेंगे ताकि विरोध के फलस्वरूप हमें दूसरे किसी धर्म का लाभ मिल जाए, तो इस प्रकार की जो राजनीति और प्रशासन में, प्रशासनिक और राजनीतिक या सामान्य जीवन में भी जो व्यक्ति या संगठन या पद के जो आचरण होंगे उसे तुष्टीकरण कहा जाता है। स्पष्ट हो गया मित्रों? सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण लगभग एक ही चीज है, और धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता एक ही चीज है। हम यहां भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का विवेचन करने जा रहे हैं। हम यह स्पष्ट हो गया कि भारत में समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सांप्रदायिकता बहुत बड़ी बाधा है। सांप्रदायिकता धर्म का मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में गलत प्रयोग का नाम है। सांप्रदायिकता धार्मिक आधार पर भेदभाव का भी नाम है। सांप्रदायिकता हम लाभ लेने के लिए जब हम धार्मिक परिचय देते हैं
या लाभ प्रदान करते वक्त धार्मिक परिचय को आधार बनाकर किसी को लाभ प्रदान करते हैं, राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो इस प्रकार की संकीर्ण आचरण ही सांप्रदायिकता है। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की उपस्थिति और भूमिका को लेकर पश्चिमी विद्वानों का यह मानना है कि भारत की राजनीति सांप्रदायिकता आधारित है, जबकि दूसरी तरफ भारत के कुछ विद्वानों ने इस बात को रखा कि नहीं, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता एक अस्थायी विषय रहा है, अस्थायी प्रभाव डाला है। मैं न तो विदेशी विद्वानों का और न तो देशी और भारतीय विद्वानों का मैं किसी एक की बात को नहीं लूंगा। मैं निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनका अवलोकन करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक दलों के निर्माण और उनके कार्यकरण में सांप्रदायिकता को अवलोकन करना होगा। भारत में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके गठन के पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की उपस्थिति रही है। मुस्लिम लीग के गठन सांप्रदायिक आधार पर हुआ और प्रतिक्रिया सांप्रदायिकता के रूप में जनसंघ का आगमन हुआ। स्पष्ट है कि जो जनसंघ वर्तमासी से जो भाजपा है उसके गठन की पृष्ठभूमि में आरोप सांप्रदायिकता का लगाया जाता है और स्पष्ट रूप में मुस्लिम लीग का गठन तो सांप्रदायिक आधार पर हुआ ही है। यह सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों का गठन है। यदि हम कार्यकरण की बात करें तो कांग्रेस की तुष्टीकरण यानी सांप्रदायिकता का आरोप लगता रहा है और दूसरे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर भी सांप्रदायिकता या तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। स्पष्ट है कि वामपंथी पार्टियां भी सांप्रदायिक दायरे में राजनीति करती हैं और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के निर्माण और कार्यकरण में सांप्रदायिकता की उपस्थिति है। दबाव समूह भी अनेक ऐसे गठित हुए हैं, वहां भी सांप्रदायिकता दृष्टिगोचर होती है या दबाव समूह के गठन पर और कार्यकरण पर भी सांप्रदायिक आरोप लगे रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जमायते उलमा, शिमी जैसे संगठनों के गठन और कार्यकरण पर सांप्रदायिकता का आरोप लगते हैं। शिमी और आरएसएस को कुछ लोग एक समान रख देते हैं। मैं बहुत निष्पक्ष होकर यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा जब यह कहा जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसी व्याख्या करने के पीछे भले ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं जिन लोगों के द्वारा यह प्रयोग किया जाता है उनकी सांप्रदायिक सोच या थोड़ी सी संकीर्ण सोच जरूर रहती है, क्योंकि भारत में रहने वाले तमाम लोग यदि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हिंदू हैं तो फिर गर्व से हम हिंदुस्तानी हैं भी कहा जा सकता है। फिर भी आरएसएस और सिमी को एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। सिमी राष्ट्र विरोधी संगठन है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करता, राष्ट्र विरोधी लोगों से इसकी साठगांठ है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सांप्रदायिक आरोप लगेंगे, राष्ट्र विरोधी आरोप उसमें नहीं लगते। अनेक जगह ऐसी जब समस्याएं आती हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सकारात्मक रूप में भी कार्य करता हुआ दिखता है, जबकि सिमी की इस प्रकार के राष्ट्र के और समाज की सेवा में उपस्थिति नहीं रही है। फिर भी इन दबाव समूहों को सांप्रदायिकता के संदर्भ में नाम रखा जाता है और यह बताया जाता है। यदि चुनाव हेतु प्रत्याशियों की चयन की बात करें तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उसमें सभी राजनीतिक दलों के द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को लोकसभा और विधानसभाओं में प्रत्याशी बनाया जाता है, या यह देखा जाता है कि मुस्लिम समाज और गैर मुस्लिम समाज में किसके बीच में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और दोनों वोट कहाँ जाएगा, उस आधार पर राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। स्पष्ट है कि प्रत्याशियों के चयन में भी सांप्रदायिकता की उपस्थिति है और इस बात से
सभी राजनीतिक दल भले ही सैद्धांतिक रूप में अपने आप को अलग करने का प्रयास करें, लेकिन व्यवहारिक आधार पर जरूर उनको सांप्रदायिक गणित के समीप देखा जा सकता है। यदि मत व्यवहार की बात करते हैं, वोटिंग बिहेवियर की बात करते हैं, मत देने की बात करते हैं, तो सांप्रदायिकता और प्रति सांप्रदायिकता की उपस्थिति भारतीय राजनीति में दिखती है। और शहरों में समान तौर पर ऐसा देखा जाता है कि भाजपा के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग सांप्रदायिक मत व्यवहार करते हैं, और फिर मुस्लिम समाज की सांप्रदायिकता के विरोध में फिर गैर मुस्लिम समाज और हिंदू समाज जो है प्रति सांप्रदायिकता का परिचय देते हैं। यही तो कारण है कि सांप्रदायिक वोटिंग शहरों में दिखने को मिलती है और शहरों में भाजपा की ज्यादा जीत होती है। मैं यह नहीं कहता कि स्पष्ट रूप में इन राजनीतिक दलों को सांप्रदायिक कह दिया जाए, लेकिन सांप्रदायिक राजनीति की उपस्थिति इनके कार्यक्रम में है, और कहीं न कहीं भाजपा के विकास के पीछे 2 से आज 300 प्लस हो जाने के पीछे सांप्रदायिकता की उपस्थिति भी रही है, इनकार नहीं किया जा सकता इससे। ओवैसी की जो पार्टी है वह भी सांप्रदायिक आधार पर मत व्यवहार करती है, और बिहार के चुनाव में बिल्कुल सांप्रदायिक आधार पर बात करके और लोगों को सांप्रदायिक आधार पर जोड़कर वह 5 अपने विधायक को बिहार विधानसभा के चुनाव में विजयी बना लिया। उसके पीछे कोई नहीं कह सकता कि सांप्रदायिकता नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग हुई है, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र से उनकी विजय के पीछे सांप्रदायिक मनोवृत्ति और सांप्रदायिक आचरण के आधार पर ही वोटिंग हुआ है। सरकार के गठन में यदि मंत्रिमंडल के गठन या सरकार के गठन की बात करें तो सांप्रदायिक आधार पर मंत्री पद दिए जाते हैं, और सभी राजनीतिक दलों के द्वारा मंत्रिमंडल के गठन में सांप्रदायिक आधार पर मंत्री पद दिए जाते रहे हैं। यदि सरकार के निर्णय निर्माण की बात करें तो निश्चित रूप में सांप्रदायिक आधार देखा जा सकता है, या विपक्ष उसको सांप्रदायिक रंग देने का काम करता है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो नागरिकता के संबंध में या अन्य किसी संदर्भ में जो निर्णय लिए गए हैं वह निर्णय उचित भी हो, लेकिन उसके पीछे सांप्रदायिक भावना आचरण काम की है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। वहां भी सांप्रदायिकता दिखती है। यदि राजनीतिक पुरस्कारों की वितरण की बात करें, यानी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति वगैरह की बात करें, विश्वविद्यालयों में जो कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति इत्यादि की बात करें, तो वहां भी सांप्रदायिकता की उपस्थिति दिखती है, और सांप्रदायिक आधार पर योग्यता से के साथ साथ सांप्रदायिक आधार पर नियुक्ति भी की जाती है। इतना ही नहीं, राज्यों की यदि राजनीति की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, एक सीमा तक राजस्थान भी, गुजरात, बंगाल, सबसे अधिक बंगाल इधर सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग हुए हैं, और यहाँ इन राज्यों में सांप्रदायिकता प्रबल रूप में दिखती है। अब तक मैंने मित्रों भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की उपस्थिति के संबंध में बात की। राजनीतिक दलों के निर्माण और कार्यकरण, दबाव समूह के निर्माण कार्यकरण, चुनाव हेतु प्रत्याशियों के चयन, चुनाव में मत व्यवहार, सरकार या मंत्रिमंडल के गठन, सरकार के निर्णय, और राज्यों की राजनीति में भी सांप्रदायिकता की उपस्थिति है। इसके बाद भी यह कहना कि भारत की राजनीति पूर्णतः सांप्रदायिकता पर आधारित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसी स्थिति होती तो चूंकि भारत में 80% के आसपास हिंदू जनसंख्या है, अगर तमाम हिंदू अगर सांप्रदायिक आधार पर मत देते तो जो भाजपा को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों की सरकार बनती आई है वह नहीं होती, जनसंघ या भाजपा की ही सरकार होती। फिर भी इतना तो जरूर कहा जाएगा कि एक सीमा तक भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता है, लेकिन इसे अस्थायी नहीं मानेंगे। यदि सांप्रदायिकता और प्रति सांप्रदायिकता को संचालित करने वाले लोग अपने आप को अलग करें, कठोर कानून बनाया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, धार्मिक मतांधता से लोगों को बचाया जाए,
वाम नास्तिकतावाद से यदि लोगों को बचाया जाए तो सांप्रदायिक की जैसी संकीर्णता भारतीय राजनीति से दूर होंगी और भारत में स्वस्थ राजनीतिक के आधार पर प्रजातंत्र सफलता की ओर अग्रसर होंगी, ऐसी आशा की जा सकती है और यह भविष्य में होनी चाहिए। इसके लिए हम आप सबको सकारात्मक रूप में काम करना होगा, निरपेक्षता निष्पक्षता के साथ कार्यों का निर्वहन करना होगा। थैंक यू।